ऑब्जेक्टिव मनी इसमें अबसद हमें बढ़ना है, ध्यान से देखना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं चार, उनमें से जो सही ऑप्शन है उस पर हमें टिक मार करके ब्रैकेट में फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पीस इज बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, पीस मानी शांति, शांति है। बेस्ट मानी क्या होता है, सबसे अच्छा। अब बच्चों बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो पीस इज़ द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। तो बच्चों इसमें हो जाएगा आपका ए इसमें ठीक होगा। अगला है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं, सॉरी थोड़ा, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू कोर्ट। कोर्ट मानी होता है न्यायालय। ठीक है, न्यायालय होता है, न्यायालय होता है बच्चों कोर्ट मानी। अब न्यायालय में क्या क्या होता है वो देखना है। जज होता है, न्यायाधीश, लॉयर, वकील होता है। पेंट ब्रश नहीं होता है। डिफेंडेंट मानी जो रक्षा करने, सुरक्षा करने वाले होते हैं और किसी की सुरक्षा की बात करने वाले होते हैं। उसके अलावा पेंट ब्रश नहीं होता है। तो बच्चों इसमें सी आ जाएगा ऑप्शन। ये आपको विशेष ध्यान रखना, नॉट रिलेटेड मानी होता है संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड, यानी कि अलग आवाज़, भिन्न ध्वनि। डिफरेंट साउंड मानी होता है भिन्न ध्वनि, जिसकी आवाज़ अलग है उसे हमें देखना है, और जिसके नीचे अंडरलाइन है उनकी आवाज़ हमें देखनी है। पहला है पुट मानी होता है रखना। दूसरा है कट। ठीक है, तीसरा है इसमें बट, और चौथा है शट। ठीक है, तो बच्चों आपको पता चलेगा तीनों में, बी सी और डी में क्या है, अ की आवाज़ आ रही है, कट बट शट, लेकिन एक में पुट की आवाज़ आ रही है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा, इसकी आवाज़ भिन्न है। ठीक है, अगला है चौथा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं। मोहन वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी यस्टरडे। मोहन बहुत थक गया, जो बीते हुए दिन उसने यात्रा की थी उसके कारण वो थक गया। अब हमें हमारे ऑप्शन क्या है, इज एम आर वॉच। ठीक है, अब मोहन क्या है, एक वचन है। ठीक है, तो इससे पता चला कि इसमें एक वचन ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी। और प्लस हम जब वाक्य में देखते हैं लास्ट में, तो इसमें यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, ये रिलेटेड है किससे, पास्ट टेंस से। तो पास्ट के अकॉर्डिंग इसमें आएगा डी। तो इसमें डी कंप्लीट हो जाएगा। अगला है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं पांचवा, राजेश इज स्ट्रॉन्ग। राजेश मजबूत है यानी कि शक्तिशाली है। ही लिफ्ट दिस टेबल, वह इस टेबल को क्या करेगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, कैपेबिलिटी है उसमें, कैपेबल वो योग्य है। ठीक है, सामर्थ्य है उसके अंदर, इसलिए हम इसमें भरेंगे कैन। तो इसमें आ जाएगा कैन का यूज कर देंगे हम, इसमें बी वाला ठीक होगा। यानी कि जब कोई कैपेबल और कैपेबिलिटी होती है उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है यूज डीपर नाइट। डीपर होता है जो वाहनों के अंदर जो लाइटें होती है उसको ऊपर नीचे करना, यानी कि कम करना, तेज करना। तो नाइट के पहले हम हमेशा 8 का यूज करेंगे, तो इसमें बच्चों 8 आ जाएगा, और इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है सातवां क्वेश्चन है, अ बर्ड फ्लाई हियर एंड दियर फॉर वाटर। एक पक्षी पानी के लिए इधर उधर उड़ा। तो बच्चों इसमें देखते हैं, बर्ड क्या है, अ बर्ड यानी कि एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसमें बच्चों हम लिखेंगे हैज़ टू। ठीक है, हैज़ टू इसलिए भरा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो पक्षी को पानी के लिए इधर उधर उड़ना पड़ता है। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों इसमें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे से आगे आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें और आपकी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें।
अगला है सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि बिल्कुल संक्षिप्त उत्तर देना है। अब इसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो शब्द है उनका यूज करते हुए हमें इस पैसेज को कंप्लीट करना है। अब देखते हैं इट स्टार्टेड टू हेवीली, यानी कि बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गई। अब क्या होगी, इसमें आएगी बच्चों रेन, तो हम पहले में भर देंगे रेन, ठीक है, ये रेन हो जाएगा। आई फॉरगॉट माई, अब मैं भूल गया मेरा, क्या भूल गया यानी कि अम्ब्रेला भूल गया, ठीक है, तो अम्ब्रेला भर देंगे UMBRELLA। अम्ब्रेला एट ऑफिस, कार्यालय में अपना छाता भूल गया। फिर उसके बाद में क्या होता है, आई गोट कम्प्लीटली, अब मैं पूर्ण रूप से क्या हो गया, अब देखो अम्ब्रेला भूल जाएंगे तो हम क्या होंगे, वेट हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, तो इसमें वेट का हम यूज कर देंगे, ठीक है। फाइनली मानी अंत में, द रेन, अंत में क्या हुआ, बरसात होती है तो बाद में रुकती भी तो है, तो द रेन स्टॉप्ड, तो इसमें आ जाएगा बच्चों स्टॉप्ड, STOPPED, तो ये स्टॉप्ड हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और जो ब्रैकेट में शब्द आए हैं उसको ध्यान से पढ़ के हमें इसमें फिल करना है और आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि प्लूरल मानी क्या होता है, बहुवचन, ठीक है, सिंगुलर मानी एक वचन, प्लूरल मानी बहुवचन। अब देखो बच्चों इसमें लिख रहा है लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड होती है जो भूमि के ऊपर जो चट्टानें होती है उनको कहते हैं, तो स्लाइड यानी कि लैंडस्लाइड मानी भूमि की चट्टानें, तो हम लिखेंगे बहुवचन इसका लैंड स्लाइड्स, एस लगा देंगे इसमें, सिंपली बस एस लगाना है, क्योंकि एफ न तो एफ इसके लास्ट में है, न एफ ही है, न वाई है, कुछ भी नहीं है, तो हम एस लगाएंगे। अगला है ग्लिम्स, ग्लिम्स मानी होता है झलकियाँ, झलकियाँ यानी कि पुरानी यादें, ठीक है, तो इसमें भी एस लगा देंगे, तो हो जाएगा GLIMPS, ग्लिम्सेस मानी झलकियाँ, ठीक है, झलकी और झलकियाँ यानी कि पुरानी यादें। अगला है राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो नीचे शब्द दे रखे हैं उनमें से जो छूटे हुए वर्ण हैं वो हमें लिखना है। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया आपको, इसमें स्वर छूटे हुए होते हैं A, E, I, O और U, ये 5 वर्ण होते हैं वोवेल्स, ठीक है, ये ही छूटे हुए आते हैं हमेशा और यही हमें भरने पड़ेंगे। अब पहले को हम पढ़ते हैं TXTBOK, तो हम इसका गैस करते हैं कि भाई किसकी मीनिंग है, तो ये बच्चों है टेक्स्ट बुक, ठीक है, तो TEE भर देंगे इसमें, TEXT कैपिटल में है तो कैपिटल में लिख देंगे, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक हो जाएगा। अगला है इसमें अब बच्चों ये है टी नेम, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एक लेसन आया था सुनामी वाला, यानी कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसके कारण सुनामी आती है और टी से स्टार्ट होती है मीनिंग। अब टी साइलेंट होता है इसमें, तो हम लिखेंगे TSUN, सॉरी कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में लिखेंगे हम भी, तो TSUNAMI, तो इसमें क्या क्या भरेंगे हम, एक तो U भरेंगे और एक I इसमें भर देंगे, ठीक है। अगला है बच्चों इसमें ध्यान से देखते हैं, हमारा है ये देखो इन दोनों में से भरना है हमें, इन दोनों में से भरना एज लॉन्ग एज सून एज, एज लॉन्ग मानी जब तक की और एज सून मानी जितनी जल्दी हो सके। जैसे है इसमें ब्रैकेट है, ये ब्लैंक है, आई क्रॉस द स्टॉप लाइन द पुलिस फाइंड, तो इसमें क्या है, जैसे ही मैंने रुकने की जो लाइन होती है चौराहे पर उसको पार की और पुलिस वाले ने मुझसे पैसे लिए, यानी कि मुझ पर फाइन किया क्योंकि मैंने रूल्स तोड़े, तो बच्चों जैसे ही हम इसमें लिखेंगे जैसे ही, तो एज सुन एज इसमें आएगा एज सून, ठीक है, एज ये आ जाएगा एज सून एज आई क्रॉस द स्टॉप लाइन द पुलिस फाइंड।
अगला है बच्चों इसमें 15 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि जो नीचे शब्द दिए गए हैं उल्टे सीधे दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इसमें सार्थक वाक्य बनाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, याद रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आता है कोई कर्ता, किसी का नाम या प्रोनाउन, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो इसमें आई है तो आई लिख देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे सहायक क्रिया। सब्जेक्ट लिख दिया, अब सहायक क्रिया लगाएंगे। अब सहायक क्रिया है इसमें एम, तो एम लिख देंगे, आई एम, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया है बच्चों, एम के बाद में आईएनजी वाली मुख्य क्रिया आएगी क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है। तो LEARNING, लर्निंग, ठीक है, आई एम लर्निंग। अब उसके बाद में एक और क्रिया है इसमें, डबल मेन वर्ब है इसमें। अब दूसरी क्रिया टू से जुड़ेगी, ये टू लिखा हुआ है इसमें, टू ऑपरेट, OPERATE, ऑपरेट। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर, COMPUTER, ठीक है। तो आई एम लर्निंग टू ऑपरेट कंप्यूटर, यानी कि मैं कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि अ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या मॉडल है इसमें, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब पर भी काम करते हैं। अ स्टूडेंट मस्ट, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे बी, ये बी आ जाएगा, मस्ट बी। और उसके लास्ट में क्या है ऑब्जेक्ट डिसिप्लिन्ड, DISCIPLINED, यानी कि अ स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, यानी कि एक विद्यार्थी को हमेशा क्या रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन का मतलब होता है अपने पर शासन करना, यानी कि अपने पर कंट्रोल रखना। कंट्रोल मानी नियंत्रण रखना, जितने भी रूल्स हैं उनका फॉलो करना, और कोई भी जो बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनसे दूर रहना। ये सब डिसिप्लिन में आता है। डिसिप्लिन में जैसे विद्यालय में, स्कूल में हम देखते हैं तो उसमें भी डिसिप्लिन होता है, विद्यालय का समय से आना, समय से जाना, ठीक है। और अपनी स्टडी टाइम टू टाइम करना, होमवर्क करना, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आती है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में जो शब्द आए उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखना है, नेवर ड्राइव इन द लेन ऑफ द रोड, ठीक है। तो कभी भी वाहन नहीं चलाए, कहाँ नहीं चलाना चाहिए, रॉन्ग लाइन, ठीक है, गलत लाइन में वाहन नहीं चलाना चाहिए हमें। तो रॉन्ग आ जाएगा, रॉन्ग मानी गलत। अगला है इसमें, वी शुड ओवर टी ट्विस अ डे, यानी कि हमें दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। ब्रश यानी कि दांतों को साफ करना चाहिए। तो हमें लिखेंगे इसमें ब्रश, BRUSH, तो ये ब्रश हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला है बच्चों इसमें पार्ट थर्ड आ गया, इसमें तीसरा पार्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है, 17 से 18 देखना है हमें। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है, ठीक है। अब पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको पैसेज पढ़ना आता है नहीं आता है, ट्रांसलेशन हिंदी में करना आए नहीं आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको आंसर ढूंढना है और कौन सा आंसर कहाँ लिखना है। ये आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा और आपके पैसेज पूरे सही हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, यानी कि जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं पूर्ण रूप से नहीं बता सकता हूँ कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। आगे है, इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, वाई यू ब्रीथ, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, यानी कि इसका मतलब, इसका उत्तर यह है कि तुम वहाँ पर सांस कैसे ले पाए या सांस क्यों ले पाए, तुमने अपने पड़ोसी की सहायता किस प्रकार से की, ठीक है। यानी कि तुम्हारे साथ जो गए थे उनकी सहायता कैसे की। वाई डू यू वांट टू गुड एक्ट्स, देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, यानी कि तुम अच्छे काम क्यों करना चाहते हो, इसका कोई अंतिम उत्तर नहीं है,
ठीक है, आगे है एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, यानी कि वास्तव में सच्चाई ये है कि एवरेस्ट पर चढ़ना कोई मानवीय शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, आगे है इसमें द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हीज ऑन स्मॉल लेस इन द लार्ज यूनिवर्स। तो जो व्यक्ति पर्वत की चोटी पर पहुंच जाता है वो एक प्रकार से उसके अंदर जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, वो इस संसार से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि उसका संसार एक तरह से उसे अपना परिवार सा लगने लग जाता है क्योंकि वो संसार की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ चुका है। अगला है द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, यानी कि जो शारीरिक क्षमता होती है उसकी विजय, कॉन्क्वेस्ट माने विजय, शारीरिक विजय एक तरह से क्या होती है माउंटेन यानी कि पर्वत पर विजय प्राप्त करने का ही एक हिस्सा होती है। दे आगे है देयर इज मोर टू it than that it is followed by the sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. तो यानी कि अगर हम इस प्रकार की जो बाधाएं परेशानियां उन पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, जैसे जो अहलू वालिया जी थे उनका लेसन था, ठीक है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, कॉन्क्वेस्ट एवरेस्ट वाला था, तो उसमें अहलूवालिया जी अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो वो जो अपने आसपास के वातावरण को बताते हैं और उन्होंने इस चीज़ से क्या सीखा उसके बारे में वो बताते हैं, और वो व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उनमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है वो उसकी जानकारी देते हैं। चलो, आपने ये गद्यांश का मैंने ट्रांसलेशन किया है इसका, अगर आपको ट्रांसलेशन भी नहीं आता है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन की जो लाइन है वो हम ढूंढेंगे किस में, क्वेश्चन की लाइन किस में ढूंढेंगे बच्चों, हम ढूंढेंगे गद्यांश में। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द ऑथर नॉट फुली एक्सप्लेन्ड। तो बच्चों ये वाली लाइन है, जो WH वर्ड है और हेल्पिंग वर्ब है उसको छोड़ के बाद में जो लाइन आ रही है उसको हम इसमें गद्यांश में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों लिख रहा है आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइंब द एवरेस्ट। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ से लेकर आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइंब द एवरेस्ट, तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हमें लाइन आसानी से मिल चुकी है और हमने इसका आंसर लिख दिया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन व्हाट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। अब ये वाली लाइन ढूंढना है, जस्ट नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। अब फिजिकल क्लाइंब से रिलेटेड देखते हैं हम, देखो वाट मानी क्या, तो वाट मानी क्या यानी कि किसी के बारे में पूछा है, तो लिख रहा है ये देखो एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। तो ये वाली लाइन हम इसमें से ढूंढ के आसानी से इसमें लिख देंगे। लाइन मिलाना है प्रश्न की गद्यांश में और वो लाइन पॉइंट से लेकर पॉइंट तक लिख देना है। बस आपको तो एक खेल है, इस खेल को खेलना है और खेल में आनंद आएगा आपको। गद्यांश ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपको आनंद आएगा और ढूंढ के आराम से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगला है इसमें देख लेते हैं रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यानी कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, हमने पढ़ा, उसके बाद में अपोजिट यानी कि विलोम शब्द ढूंढना है। बेड, बेड मानी होता है बुरा, बेड का हो जाएगा उल्टा गुड, तो बच्चों इसमें हो जाएगा गुड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, अगला है 18वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए डीप अर्ज। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ ए डीप अर्ज वाली लाइन ढूंढना है हमें इस गद्यांश में। ये देखिए, ये रहा, देयर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है इसमें, 18वें का पहला। ठीक है, तो ये 18वें का पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है,
अगला है व्हाट डज द नरेटर से अबाउट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बारे में जो लेखक है वो क्या कहता है। तो देखिए एक्सपीरियंस वाली लाइन देखते हैं हम। देखो दिए रहा, द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, यानी कि जो अनुभव है वो केवल शारीरिक नहीं है, ये है इट इज़ इमोशनल और इट इज़ स्पिरिचुअल, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो ये है 18वें का दूसरा, 18वें का दूसरे का आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों इसमें क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और सिंगुलर मानी एक वचन, एक वचन हमें क्या करना है, लिखना है जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। एक्ट्स, एक्ट्स मानी होता है कार्य, तो हम इसका लिखेंगे ओनली एक्ट, एस को हटा देंगे। अगला है इसी प्रकार से एक और गद्यांश आया है। गद्यांश आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को पास कराने का जो जरिया होता है, माध्यम होता है, वो गद्यांश ही होता है। गद्यांश के माध्यम से वो अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। जो पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, याद नहीं करते हैं, तो गद्यांश को देखकर भी वो आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन जो अच्छे नंबर लाना चाहता है उनको तो पूरी चीज़ें ध्यान से देखनी पड़ती है। अगला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये है इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कड़चल। जो इग्नेशियस नाम का व्यक्ति था वो कड़चल में एक स्वयं सेवक, जो सोसाइटी थी, कोई समाज था, स्वयं से कोऑपरेटिव कोई बैंक होता है, ये सोसाइटी होती है जिसमें लोग सदस्य होते हैं। ठीक है, स्वयं सेवक जो समाज होता है उसके अंदर वो क्या था, मैनेजर था। ठीक है, हीज वाइफ वॉक अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट अर्थक्वेक, यानी कि उसकी पत्नी सुबह 6 बजे उठ गई क्योंकि उसने महसूस किया कि धरती के अंदर क्या आ गया, भूकंप आ गया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट डाउन इट टू ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, द फैमिली रश्ड आउट द हाउस। यानी इग्नेशियस ने फिर क्या किया, जो टेलीविज़न ऊपर रखा हुआ था टेबल पे, उसको नीचे रख दिया कि वो गिर के टूट नहीं जाए। उसके बाद में पूरा परिवार घर से बाहर आ गया। इसके बारे में हम पढ़ लिया हमने। अब हम देख लेते हैं गद्यांश में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट वर्क डिड इग्नेशियस टू, यानी कि कौन सा काम इग्नेशियस करता था। तो देखो ये रहा, पहले का जो आंसर होता है अधिकतर पहली लाइन में मिल जाता है। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कड़चल, तो ये पहले का आंसर मिल चुका है। अगला है वाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप, यानी कि उसकी पत्नी ने उसे क्यों जगा दिया। तो देखो हमें पढ़ा था बिकॉज, यहाँ से लिखेंगे, वाई से क्वेश्चन आता है तो बिकॉज से लिखते हैं, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर हो गया है। अगला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। पॉजिटिव माने होता है विपरीत लिंग। ठीक है, विपरीत लिंग हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, WIFE। अगला है बच्चों इसमें ध्यान से देखते हैं। वाई डिड इग्नेशियस टेक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, यानी कि इग्नेशियस ने टेलीविजन सेट को नीचे क्यों रख दिया। तो हमने पढ़ा था, तो ये वाली लाइन ढूंढ लेते हैं हम। इग्नेशियस केयरफुली took his television set off its table, put it down on the ground, तो यहाँ से लिख देंगे so that। ठीक है, हम यहाँ से भर देंगे बच्चों इसमें so that it would not fall and break, तो ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। कोई कारण था किस लिए रखा था, तो ये 20वें का पहला का उत्तर आ जाएगा। अगला है बच्चों इसमें ध्यान से देखते हैं। होम डिड इग्नेशियस नेवर सी अगेन, यानी कि इग्नेशियस ने फिर दोबारा किसको नहीं देखा, यानी कि फिर देख नहीं पाया उसको वो। तो इसमें देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं ये वाली लाइन ढूंढ लेते हैं, जो ये देखो, ही नेवर सा देम अगेन। अब बच्चों ये लाइन हमें मिली, वो उन्हें नहीं देख पाया। अब किन्हें नहीं देख पाया, वो भी तो देखना चाहिए हमें उत्तर। तो हम लिखेंगे तो किस किस को नहीं देख पाया, वो हीज वाइफ, यानी कि उसकी पत्नी को, मदर्स फादर, ठीक है, एंड मदर्स ब्रदर, इनको नहीं देख पाया वो।
ठीक है। तो इन इन लोगों को वो नहीं देख पाया, तो हम इसके आंसर ये लिख लेंगे इसमें, ठीक है। अगला है इसमें क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। यानी कि नीचे जो वाक्य दे रखा है उसका हमें एक शब्द लिखना है। पहले पढ़ते हैं। अ नेचुरल डिजास्टर इन विच द ग्राउंड शेक्स वायलेंटली। जो प्राकृतिक आपदा होती है जिसके कारण क्या होता है, ज़मीन हिलती है ज़ोर से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अर्थक्वेक, EARTHQUAKE, अर्थक्वेक होता है बच्चों, यानी कि भूकंप, इसको कहते हैं भूकंप। आगे है बच्चों इसमें एक और गद्यांश है। गद्यांश आना और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो लाइन मिला के उत्तर लिखना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो। कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग टू द कर्नल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। कल्पना चावला एक क्या थी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी जिसका संबंध हरियाणा जो राज्य था उसके करनाल जिले से संबंध था। शी वॉज द यंगेस्ट एंड डियरेस्ट ऑफ हर सिबलिंग्स, यानी कि वो अपने भाई बहनों में, सिबलिंग्स मानी भाई बहन, भाई बहनों में सबसे छोटी और सबसे प्यारी थी। शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन शिप प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, यानी कि उसके पास इस प्रकार की लाइसेंस था जिससे वो जो डबल इंजन वाले जो हवाई जहाज थे, ठीक है, उसके अलावा जो एरोप्लेन थे वो उड़ाने का उसके पास क्या था, लाइसेंस था। बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज ऑलरेडी अ साइंटिस्ट एट नासा, यानी कि जब वो वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनी उससे पहले उसके पास में वो कहाँ थी, नासा में, जो अमेरिका के अंदर है। नासा में क्या थी वो एक वैज्ञानिक थी। आगे है, कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इज द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 डेज, यानी कि कल्पना चावला पहली बार 15 दिन के लिए कोलंबिया जो स्पेस शटल था, अंतरिक्ष यान था, उसमें वो गई थी। 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग, यानी कि वो 16 घंटे और 34 मिनट तक अंतरिक्ष में रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 2252 टाइम्स, यानी कि इस समय वो पृथ्वी के उसने 252 चक्कर लगाए थे। तो ये गद्यांश हमने पढ़ा। आपको नहीं आ रहा है पढ़ना, ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्वेश्चन की लाइन मिलानी है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन, हु वाज कल्पना चावला एंड वेयर डिड शी बिलोंग, यानी कि कल्पना चावला कौन थी और वो किससे संबंधित थी। तो देख लो पहले का आंसर देखो, ये पहली लाइन में ही है, कल्पना चावला इज एन एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। तो ये बच्चों इसमें हो जाएगा, ये पहले का आंसर हो चुका है, हमने क्वेश्चन की लाइन देखी है और वो मिला ली है। अगला है, वाट वाज शी लाइसेंट। अब लाइसेंट वाली जो मीनिंग है वो देख लेते हैं, हमारे आई थी अभी, तो देखिए इसमें ये रहा लाइसेंस्ड, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पॉइंट से लेकर पॉइंट तक, शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन शी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। तो पॉइंट तक हम इसका आंसर लिख लेंगे, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, इस लाइन को भी हमें ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देना है एक शब्द में। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, तो स्पेस क्राफ्ट में उड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। तो बच्चों जो स्पेस में उड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT। देखो बच्चों ये लाइन इसमें जो मीनिंग है ये वाली, ये मीनिंग है एस्ट्रोनॉट मानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ठीक है। अगला है बच्चों, इसमें देखते हैं, हाउ लॉन्ग वाज हर फर्स्ट स्पेस मिशन नेम द स्पेस शटल, यानी कि हाउ लॉन्ग मानी कितने समय के लिए, उसका समय कितने समय के लिए वो अंतरिक्ष यान में रही थी। तो बच्चों हमने पढ़ा था ध्यान से, ये रहा 15 डेज 16 आवर्स, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट के लिए वो रही थी। लॉन्ग आ गया ना इसमें, ये देखो हाउ लॉन्ग, तो ये आ जाएगा यहाँ से उत्तर। और उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, कोलंबिया, ये रहा कोलंबिया। देखो बच्चों नाम है, तो यहाँ से लिख देंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिख देंगे। इसका आंसर कौन सा है क्वेश्चन, ये है 22वें का दूसरा। तो बच्चों ये 22वें का दूसरा का आंसर हो जाएगा
ये वाला। अगला है व्हाट डिड शी डू बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने से पहले वो क्या करती थी, आया था ना हमारे इसमें। देखो इसमें देख लेते हैं। बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज ऑलरेडी ऑलरेडी साइंटिस्ट एट नासा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 22वें का थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये लाइन हमें मिल चुकी है और ये लाइन हमने ये वाली एस्ट्रोनॉट ये वाली लाइन गद्यांश में से देख के लिख दी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि सही काल घटना क्रम के अनुसार, है ना, घटना क्रम के अनुसार, यानी कि पहली घटना कौन सी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो बच्चों इसमें अधिकतर क्या होता है, इसमें अधिकतर स्टोरीज आती है। ठीक है, स्टोरी आती है तो हम सबसे पहले लिखेंगे वंस वाली लाइन। तो एक नंबर पे आएगी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए कैप सेलर। एक समय की बात है, एक टोपी विक्रेता था या टोपी बेचने वाला था। ठीक है, फिर उसके बाद में घटना होगी दूसरी है बी वाली, ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू सेल हिज कैप्स, यानी कि वह एक गांव से दूसरे गांव में टोपियां बेचने जाता था। ठीक है, अगला लिखेंगे वन डे ही वॉज टायर्ड सो ही सैट अंडर अ ट्री टू टेक रेस्ट। एक दिन वह थक गया और पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। ठीक है, 3 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई है। क्रम से लिखना है, पहली लाइन ये लिखनी है, दूसरी पे ये लिखना है, तीसरे पे ये लिखना है। अब चौथी लाइन लिखेंगे, ये लिख रहा है सून ही फेल इन ए साउंड स्लीप, यानी कि जल्दी ही वह आवाज़ करता हुआ यानी कि खर्राटे लेते हुए सो गया। तो बच्चों इसमें हो जाएगा चौथी लाइन ये हो जाएगी। अब 5वीं लाइन तो हमारे पास बची है लास्ट में, वो 5वीं लाइन हो जाएगी। ठीक है, सम मंकीज केम डाउन द ट्री एंड टुक अवे हीज कैप्स, यानी कि कुछ बंदर पेड़ से नीचे आए और उसकी टोपियाँ ले गए। तो इस प्रकार से बच्चों हमें ये कंप्लीट करना है काल घटनाक्रम के अनुसार। ठीक है, अगला है बच्चों इसमें पार्ट 4 है ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी निबंधात्मक क्वेश्चन आंसर है। इसमें है पहला क्वेश्चन है, इसमें लेटर है। देखो बच्चों इसमें लेटर लिखना है, या तो आप पत्र लिख लो या फिर एप्लीकेशन लिख लो। अगला है इसमें देखो यू आर महेश, तुम महेश हो, यू आर पेंड टू नो दैट योर यंगर ब्रदर डजंट कीप गुड हेल्थ, यानी कि तुम्हें बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारे छोटा भाई है जो क्या नहीं करता, वो अच्छा स्वास्थ्य नहीं रखता, यानी कि बार बार बीमार हो जाता है। एडवाइज हिम टू गेट अप अर्ली, टेक लाइट एक्सरसाइज, मिल्क एंड फ्रूट्स, ही शुड कीप स्लिप अर्ली, यानी कि आपको एक पत्र लिखना है अपने छोटे भाई को कि वो बार बार बीमार हो जाता है। उसके लिए हमें क्या लिखना है कि उसे एडवाइस देना है, यानी कि सलाह देना है कि सुबह जल्दी उठो, है ना, लाइट एक्सरसाइज यानी कि नियमित रूप से व्यायाम करो, हल्का फुल्का दूध पियो, फल खाओ और समय पर सो जाओ। ये आपको पत्र लिखना है। ठीक है, दूसरा है इसमें इमेजिन दैट यू आर अंकित रीडिंग इन श्री जैन स्कूल अजमेर, यानी कि मान लो कि तुम अंकित या अंकिता हो, कुछ भी लिख लो आप, जो नाम आपको ठीक लगता है वो लिख सकते हैं। और कहाँ पढ़ते हो, श्री जैन स्कूल अजमेर में पढ़ते हो। ठीक है, अगला है द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर ब्रदर इज ऑन 26 अगस्त, यानी कि तुम्हारी जो छोटे भाई या बहन की शादी है 26 अगस्त को। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 days लीव, यानी कि अपने जो प्रधानाचार्य जी है उनको 4 दिन की छुट्टियों के लिए एक पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र। तो एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे ऊपर लिख लेंगे हेडलाइन एप्लीकेशन। अब देखिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताना चाहता हूँ एप्लीकेशन। सबसे पहले हम डेट लिख लेंगे, जैसे आपकी बहन की शादी या भाई की शादी 26 अगस्त को है तो आप उसके पहले 20 अगस्त को ही लिख लोगे एप्लीकेशन। 20 अगस्त 2025 या 24 कुछ भी है लिख लेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे द प्रिंसिपल, ठीक है, और फिर उसके बाद में स्कूल का नाम श्री जैन स्कूल अजमेर। तो श्री जैन स्कूल अजमेर।
हो गया। उसके बाद में लिखना है सर, श्रीमान। फिर हम लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम a student of class 8th in your स्कूल। ये लाइन तो आपको हमेशा याद रखनी है, हर एप्लीकेशन में लिखनी है जो विद्यालय से संबंधित आती है। अब उसके बाद में हम इसी में से टीप लेंगे, यानी कि कॉपी कर लेंगे। यहाँ से स्कूल का नाम हमने देख लिया है और जो नाम है वो लास्ट में लिखना है। उसके बाद में हम ये तो द मैरिज ऑफ योर को माई में चेंज कर देंगे, पूरी ऐसे कैसे लिख लेंगे। द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज ऑन 26 अगस्त। पूरी कॉपी करनी है हमें, कुछ नहीं करना है। तो हम लिखेंगे द मैरिज ऑफ माई, योर को माई में बदलना है बस। माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन की शादी है। एल्डर सिस्टर इज ऑन 26 अगस्त। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे भाई, शादी है तो हम स्कूल नहीं आ सकते, है ना। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं आ सकता, या आई एम अनेबल टू अटेंड माई स्कूल या माई क्लास, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ये वाली लाइन आपको लिख देना है। छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है तो ये लाइन जरूर लिखना है आपको ना, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। उसके बाद में लिखेंगे काइंडली ग्रांट। ये लिखना है, हमेशा याद रखना है छुट्टी के लिए, ठीक है। और इसी में से लाइन लिख देंगे काइंडली ग्रांट, और फिर राइट से लेकर कहाँ तक हटाना है, राइट से लेकर 2 सेकेंड वाला 2 या 4 तक हटा देंगे। तो ये 4 तक हट जाएगा, उसमें लिख रहा है 4 days लीव। काइंडली ग्रांट मी 4 days लीव, यानी कि कृपया मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो इसके बाद में लिखेंगे थैंक्स, और नीचे लिखेंगे हम योर्स ओबिडेंटली, और उसके बाद में नीचे नाम लिख लेंगे अंकित या अंकिता है, क्या नाम है इसमें, अंकिता या अंकित, ठीक है। जो भी आपको सही लगता है वो लिख लेंगे। और नाम नहीं आता है मान लो एप्लीकेशन में, तो रोल नंबर लिख देंगे। स्कूल का नाम नहीं आता है तो अपनी स्कूल का नाम लिख दो, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अबाउट 100 वर्ड्स दीपावली। ऑन दीपावली, यानी कि दीपावली पर आपको 10 लाइनों में, यानी कि 100 वर्ड्स, यानी कि एक लाइन में 10 शब्द माने जाते हैं। तो हमें 10 लाइनों में दीपावली पर निबंध लिखना है। किसकी सहायता से, ये लिख रहा है यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, यानी कि तुम इन संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, महत्वपूर्ण त्यौहार है। कार्तिक अमावस्या को दीपावली आती है। किलिंग रावण, यानी कि भगवान राम ने रावण को मारा था। क्लीन एंड वाइट वॉश, यानी कि हम घरों को साफ करते हैं और सफ़ेद कलर करते हैं। डेकोरेट मानी सजाते हैं। स्वीट्स मानी मिठाइयाँ। टॉयज मानी खिलौने। लाइट मानी जो रोशनी करते हैं। वर्शिप मानी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके अलावा है और मानी होता है अथवा का मतलब होता है बच्चों इसमें दोनों में से आपको जो अच्छी सी चीज़ आती है, जिसका आंसर आपको अच्छे से आता है उसी का ही लिखना है। तो या तो आप एप्लीकेशन या तो आप पैराग्राफ कर लो, या फिर आपको स्टोरी लिखनी है। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। आल्सो राइट द टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि आपको कहानी का टाइटल, यानी कि उसका नाम लिखना है। उसके बाद में उसका क्या लिखना है, उसका आपको मोरल मानी शिक्षा भी लिखनी है। तो हम पहले आइडिया लगाते हैं कि भाई गाय की स्टोरी है फॉक्स वेरी हंग्री, यानी कि फॉक्स वाली है, और इसमें बच्चों ग्रेप्स भी है। तो स्टोरी हमारी हमें पता चल चुकी है। इसमें है अ फॉक्स एंड द ग्रेप्स। तो हम स्टोरी का टाइटल लिख लेते हैं अ फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी कि लोमड़ी और अंगूर, ठीक है। ये हमारी स्टोरी का नाम हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार एक लोमड़ी थी, तो हम लिखेंगे वंस देयर वाज ए फॉक्स, ठीक है।
फिर हम लिखेंगे एक दिन वह बहुत भूखी थी, तो एक दिन को लिखेंगे वन डे शी वाज वेरी हंग्री। बच्चों इसमें शी की जगह आप ही भी लिख सकते हो चलेगा, इट भी लिख सकते हो चलेगा, या ही शी इट तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉक्स माने तो लोमड़ होता है, विक्सन माने लोमड़ी होती है, लेकिन अधिकतर हम इसको लोमड़ी कहते हैं। तो शी वाज वेरी हंग्री, ठीक है। फिर बहुत भूखी थी, अब क्या लिखेंगे, भोजन की तलाश में वो इधर उधर गई, तो हम लिखेंगे शी वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि भोजन की तलाश में इधर उधर गई। फिर क्या लिखेंगे, उसने बगीचे में कुछ अंगूर देखे, तो हम लिखेंगे शी सा मैनी राइप मानी पके हुए, राइप ग्रेप्स इन ए गार्डन, एक बगीचे में बहुत सारे पके हुए अंगूर देखे। तो फिर क्या करेंगे, वो अंगूर बहुत ऊंचे थे, तो हम लिखेंगे दे वर वेरी हाई, यानी कि वे बहुत ऊंचे थे, दे वर वेरी हाई, यानी कि वो बहुत ऊंचे थे। कौन थे, अंगूर। फिर अब क्या करेगी लोमड़ी, वो कूदेगी, तो हम लिखेंगे शी जंप्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन टू गेट देम, यानी कि उन्हें प्राप्त करने के लिए वो बार बार कूदी, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। बट, लेकिन माने की बट शी डिड नॉट रीच देयर, यानी कि वहाँ नहीं पहुँच पाई। फिर अंत में वो क्या बोलेगी कि अंगूर तो खट्टे हैं। एट लास्ट सी सेड these grapes are sure, these grapes are sure, यानी कि अंगूर तो खट्टे हैं, यानी कि उसकी बस की नहीं चली, उसका काम नहीं हो पाया, इसलिए उसने अंगूरों की बुराई कर दी, ठीक है। एंड वेंट अवे, फिर हम लिखेंगे शी वेंट अवे, वो चली गई, ठीक है। इस प्रकार से शॉर्ट टाइप मैंने एक स्टोरी बताई है आपको, इसे ध्यान से आप पढ़िए, ध्यान से समझिए, और जिसकी हार्ड मीनिंग्स है, जो वोकेबलरी है, उसको याद कीजिए लिख लिख के, और ये स्टोरी आसानी से आपको लिखना आ जाएगी। ये जो ग्रीडी डॉग है और ये ग्रैप्स वाली है, फॉक्स वाली, ये दोनों सेम मिलती जुलती कहानियाँ हैं, ठीक है। एक थ्रस्टी क्रो वाली है, ये भी मिलती जुलती कहानियाँ हैं। तो इनको याद करना, लिखना, हमेशा लिख लिख के याद करना चाहिए, जिससे हमारी राइटिंग अच्छी हो और हमें लिखने की प्रैक्टिस हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाए, ठीक है।